हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। अभी तक के 100 बुलेट शॉर्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि 30 क्वेश्चन जो थे हमारे 100 बुलेट शॉर्ट के, वो थे फिजिक्स फर्स्ट पेपर के, जो कि हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 5 में कंप्लीट कर चुके हैं। यानी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों लेक्चर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो जो बच्चे नए हैं जाकर लेक्चर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जो कि रहने वाले हैं फिजिक्स सेकंड पार्ट के। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो बच्चों हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो क्या होती हैं? दो शर्तें होती हैं जो कि लिखाई गई थी आपकी। तो क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो बताएं भाई शर्तें क्या होती हैं, आपने क्या पढ़ी थी? पहली शर्त, जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहली शर्त क्या लिखेंगे? प्रकाश कहां से जाना चाहिए? सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए? विरल माध्यम में जाना चाहिए। विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ये हो गई पहली शर्त हमारी। दूसरी शर्त क्या होती भाई? पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें पॉइंट नंबर 2 हमको ये बताया जाता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको बता दें ये रिवीजन क्लास हो रही है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। अगर जिन बच्चों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या आपने डेरिवेशन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो आप कमेंट करें, उस टॉपिक को हम अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है बच्चों? किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो पतले प्रिज्म द्वारा जो विचलन का सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? तो लिखेंगे पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का सूत्र, विचलन का सूत्र क्या होता है भाई? पढ़ा होगा आप लोगों ने। डेल्टा बराबर n-1 इंटू में a होता है। याद होना चाहिए भाई विचलन कोण के लिए, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। जहां आपको पता है डेल्टा क्या होता है, n क्या होता है और a क्या होता है। a एरिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है विचलन कोण। विचलन कोण ये क्या होता है? ये होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक। क्लियर? और ए होता है प्रिज्म का कोण। ए होता है हमारा प्रिज्म का कोण या प्रिज्म कोण। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। यानी कि अवतल लेंस में जो द्वितीय फोकस होता है उसकी परिभाषा देनी है। तो यहाँ पे फिगर हमने बना लिया है अवतल लेंस का। तो ये एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र हमने बनाया है C। ये हमारी एक मुख्य अक्ष है। इसका प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस क्या है? F2। तो भाई सिंपल सी थ्योरी क्या है कि अगर हम लोग कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे अवतल लेंस में, तो अपवर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी या वहां से आती हुई प्रतीत होंगी उसे क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस। तो चलिए ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर। उसके बाद यहां पर प्रकाश किरणें
सेट। तो बच्चों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे क्या कह रहा है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो फिगर हमने बना लिया अवतल लेंस का। तो क्या होता है भाई अवतल लेंस में, तो एक अवतल लेंस, इसका प्रकाशीय केंद्र C और ये हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, तो क्या बताया है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आपको पता है ये डाइवर्जन लेंस है, तो इसे क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्स होती है। तो ये चली गई हमारी अभिसारी अपसारी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ये वाली हमारी चली गई इधर की तरफ, डाइवर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, यानी कि अपसारित इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो गया हमारा इसका फिगर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होंगी, इस लेंस के कारण डाइवर्स होंगी। फिर इन किरणों को अगर हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये किसी बिंदु पर हमारी मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो स्केल से बड़े कायदे से बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड है, स्केल प्रॉपर है नहीं, तो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। तो ये होगा हमारा द्वितीय फोकस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे बोलेंगे द्वितीय फोकस। तो लिखते हैं, अवतल लेंस में किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है हमारा, द्वितीय फोकस। यानी कि उस बिंदु को जहां मिलती हैं, जिस बिंदु पर, क्या कहलाएंगे, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 33वें नंबर क्वेश्चन पे। इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ये डाइवर्जन लेंस है, उत्तल जो होता है वो कन्वर्जेंस होता है। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो बच्चों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं लिखे। दूरदर्शी आपने पढ़े होंगे, दो प्रकार के होते हैं, एक खगोली जिसे हम लोग अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, दूसरा होता है परावर्ती, जैसे न्यूटन और उनके दो शिष्य गाइगर और मार्सडन, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया था। तो क्या लिखते हैं, ये दो विशेषताएं। पहले ही विशेषता, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो अधिक चमकीला, इसमें ब्राइट प्रतिबिंब बनता है। तो क्या लिखेंगे, पहला, परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा या इसके द्वारा बना प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अधिक चमकीला होता है। ठीक है, या इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। उसका दूसरा, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। पहले हुआ करता था, हम लोग के सिलेबस में वर्ण विपतन वगैरह जब पढ़ते थे, अवर्णकता वगैरह, ये सब हट गया सिलेबस में, तो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए परावर्ती दूरदर्शी क्यों बनाया गया, ताकि हमें प्रतिबिंब अधिक चमकीला मिल सके, ब्राइटनेस मिल सके उसमें, और वर्ण विपतन का दोष भी ना हो।
नोट कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इसे याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन पे बच्चों। तो बच्चों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 35 में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये? कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे स्रोत जिनकी कलांतर यानी कि उनके बीच जो कलाएं होंगी, उन कलाओं का जो अंतर होगा वो समय के साथ अगर नियत रहेगा तो ऐसे स्रोतों को बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो क्या होगा? लिखेंगे ऐसे स्रोत, तो हेडिंग डालेंगे कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको याद होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? ऐसे स्रोत जिनका कलांतर यानी जिनके बीच जो कलाएं आएंगी उनका अंतर, जिनका कलांतर समय के साथ नियत रहता है या स्थिर रहता है? नियत रहता है। क्या कहलाता है भाई? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत। ध्यान रखें ये दो स्रोत हो सकते हैं, ठीक है, कोई दो स्रोत की बात करें। ऐसे स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ नियत रहता है, क्या कहलाता है हमारा? कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। एक नंबर में पूछते हैं भाई, याद होना चाहिए, बोल चुका हूं मैं आपसे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक नंबर आपको जरूरी है भाई, एक नंबर से आपका टॉप रैंक रह जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। तो आगे अपने आखिरी क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स सेकंड में जो रे ऑप्टिक्स है और एक दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश की प्रकृति बताने के लिए ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड किया। तो दूसरा भाग जो था वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम लोगों ने यानी कि प्रकाश को तरंग रूप मानकर यानी कि तरंग का रूप माना और उससे होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया। उसमें हमको पता चला कि कौन कौन सी घटनाएं होती। तो आपने पढ़ा होगा उन दोनों घटनाओं का, और भी घटनाएं होती, जैसे आपने पढ़ा था व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया। तो ये सब तरंग रूप की पुष्टि करते। तो यहां पर लिखेंगे पहला हो गया हमारा व्यतिकरण और दूसरा जो डालेंगे वो डालेंगे ध्रुवण। थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो उन दो घटनाओं का उल्लेख कर दिया हमने, पहला हो गया व्यतिकरण, दूसरा क्या हो गया? ध्रुवण। तो इस पे भी आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पर, जिसमें हम चलेंगे आगे के 6 शॉर्ट लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।